Hello students, welcome to MKD Public School online classes. Here I am your English class teacher Ranjana Tripathi. Today we are going to read a lesson Unbreakable theme autobiography of class 8th chapter 2nd of Mary Kom. So students, let's start our chapter. Unbreakable theme autobiography का मतलब होता है आत्मकथा। आप किसी की आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया की, तो इनका नाम क्या है? मैरी कॉम। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में रीडिंग करती जाऊंगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी करूंगी। मैरी कॉम वॉज बॉर्न इनटू ग्रेट पॉवर्टी इन अ विलेज इन मणिपुर। थ्रू डिटर्मिनेशन एंड अ पैशन फॉर बॉक्सिंग शी हैज़ बिकेम द बेस्ट नोन इंडियन वुमेन बॉक्सर. This extracts from her autobiography, Unbreakable, describe her attempt at winning the gold medal at the 2012 London Olympics. What do you think went through her mind as she fought her opponents? तो मैरी कॉम क्या है, वो बहुत गरीबी में पली बड़ी थी। ये मणिपुर के गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई है। और डिटर्मिनेशन एंड पैशन मतलब जुनून, किसी के पागलपन का जुनून होता है, तो उनको बॉक्सिंग सीखने का जुनून था। और वो आज जानते हैं, जैसा कि आप सभी कोई, कि ये हमारे इंडिया की बेस्ट नोन इंडियन वुमेन बॉक्सर है, मतलब मुक्केबाज हैं, महिला मुक्केबाज। इनके नाम 6 गोल्ड मेडल है, ओलंपिक मेडल है। और ये एक आत्मकथा है, अनब्रेकेबल मतलब ना टूटने वाली कड़ी। तो वो किस तरह से जब वो खेलने जाती हैं और उस समय उनको क्या क्या महसूस होता है, वो इस चैप्टर में उन्होंने एक छोटे से चैप्टर में बताया है। बाकी इनकी लाइफ जर्नी तो बहुत लॉन्ग है, उसको बताने के लिए पूरी इनकी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इनकी बुक है इनके नाम से अनब्रेकेबल। तो ये अनब्रेकेबल बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और मतलब इसमें उन्होंने दर्शाया कि जब वो अपने विपक्ष, ओपोनेंट्स का मतलब होता है जब वो अपने विपक्ष के प्रति लड़ाई कर रही थी, उस वक्त इनके मन का क्या भाव था, क्या मनोदशा थी, और किस तरह से इन्होंने मेडल जीता, ये सारी चीज़ें विस्तार से इस बुक में हैं। तो चलिए हम पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन करते हैं। एट द ओलंपिक जुलाई 2012 आई वॉज ऑन अ फ्लाइट टू लंडन फॉर ईयर्स. आई हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट फॉर मंथ्स. आई हैड थॉट ऑफ नथिंग एल्स, येट आई डिड नॉट फुली नो वॉट टू एक्सेप्ट. आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड सन्स. Onler, as always, spoke words of encouragement. My son demands to know where I was. Then command to me to come back soon with lots of goodies. I closed my eyes and prayed. तो 2012 की बात है, जुलाई का महीना 2012 की बात है। ये फ़्लाइट लंदन के लिए फ़्लाइट में बैठी हुई थी। तो ये कहती हैं कि मैंने इस सपने के लिए, मतलब ये सपना मैंने बहुत बार देखा, और आज वो दिन आ गया जब मैं ओलंपिक खेलने जा रही हूँ। और येट आई डिड नॉट फुली नो व्हाट टू एक्सेप्ट, मतलब जैसे मन कहता है ना कि मैं ये स्वीकार कैसे करूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने हस्बैंड और सन को बुलाया। फिर वो हमेशा उनको एंकरेजमेंट मतलब उत्साहवर्धन करते थे। और उनके जो छोटे छोटे ट्विंस बच्चे थे, वो हमेशा जब फ़ोन पे बात करते तो यही पूछते कि मम्मी आप कब आएंगी और क्या लाएंगी। मतलब यहाँ पे अब आई देन कमांडेड मी टू कम बैक सून विथ लॉट्स ऑफ गुडी। पहले तो पूछते थे कि जैसे कोई भी आप ही पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो आप पूछते हैं ना मम्मी पापा से कि मम्मी कब फ़ोन करते हैं तो आप कहते हैं ना आप कब तक आएंगी और क्या लाएंगी। तो उसी तरह से इनके बच्चे भी इनको जब फ़ोन करते तो यही पूछते मम्मी कब आएंगी और क्या लाएंगी। तो ये प्लेन में बैठे बैठे, फ़्लाइट में बैठे बैठे अपनी आँख बंद करती हैं और प्रे करती हैं। As the plane took off, I thought of Rengpa and Nanny. They might not understand what it was all about now, but when they grew up, they would know why their mother was missing in action so often in their childhood years. तो जैसे ही प्लेन टुक ऑफ करती है, उड़ने को होती है, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। उनके बच्चों का नाम क्या है? रेंगपा एंड नैनाई। तो ये 2 बच्चे हैं, और वो यही सोचती हैं कि अभी मेरे बच्चे छोटे, उन्हें क्या समझ में आएगा, लेकिन जब बड़े होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जब हमें ज़रूरत थी तो हमारी मम्मी कहाँ जाती थी और क्या करती थी, किस लिए जाती थी। तब उनको समझ में आएगा कि अक्सर बचपने में उन लोगों ने अपनी मम्मी को मिस किया है।
Heathrow, I felt as if I were Matador facing an angry bull. There were posters advertising the games everywhere, and I could feel my stomach fluttering in anticipation. तो एज Heathrow, as I felt I was a Matador, जैसे एक उत्साह नहीं होता है, जैसे एक लड़ाई करने वाला बुल होता है, ठीक उसी तरह मेटाडोर का मतलब बुल फाइटर। ऐसा लग रहा था कि मैं बुल फाइटिंग के लिए जा रही हूँ और जहाँ देखो वहीं उनके पोस्टर्स, जैसे कोई भी आपके यहाँ दंगल वगैरह होता है तो उसका प्रचार प्रसार होता है, माइक से होता है, पोस्टर्स छपते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ओलंपिक में जब इंडिया वाले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ओलंपिक्स में सारे पोस्टर्स वगैरह छपे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो बुल फाइटिंग करने के लिए जा रही हैं। और जैसे हमारे पेट में नहीं किसी चीज़ को लेके उथल पुथल होती है, ठीक उसी तरह से उनके फ्लटरिंग विथ एंटिसिपेशन का मतलब होता है उनके पेट में भी उथल पुथल हो रही थी। अब यहाँ पे चार्ल्स वॉज वेटिंग फॉर मी इन लिवरपूल. It was a relief to see his familiar face. We had planned on reaching early so that I could acclimatize to the British climate. तो चार्ल्स मतलब इनके जो कोच थे वो वहाँ पे लिवरपूल नाम की जगह पे इनका वेट कर रहा था, और उन्हें बहुत, जैसे आप किसी अपने को दूर देश में किसी अपने पहचान वाले को देख लो तो आपको बहुत राहत फील होती है, ठीक इसी प्रकार से मैरी कॉम भी जब वहाँ लंदन जाती हैं तो अपने कोच को देख के उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, जो उनके पेट में उथल पुथल होती है थोड़ी शांत हो जाती है। और उन लोगों ने पहले से ही ये योजना बनाई थी कि हम वहाँ पे पहले ही पहुँचेंगे ताकि एक्लिमेटाइज का मतलब होता है नए वातावरण में अपने आप को ढालना, ताकि मैरी कॉम यानी ओलंपिक होने से पहले मैच, इनका जो मैच था उसके होने से पहले ही अपने आप को उस वातावरण में ढालना चाहती थी, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट और अदर कंट्री का क्लाइमेट बहुत अलग होता है। वाइल आई वॉज ट्रेनिंग द लोकल किड वुड ऑफन कम टू वॉच मी, आई फेल्ट वी बाय देयर एक्साइटमेंट। तो जब भी ये मतलब अपनी प्रैक्टिस करती थी तो वहाँ के जो लोकल बच्चे होते थे वो जाते थे, इनको चीयर अप करते थे। व्यूअर्ड का मतलब होता है आत्मविश्वास, हमेशा इनको आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती थी, दिलाते थे। जैसे आप हिपी पूरे करते हैं किसी बच्चे के लिए जब वो दौड़ता है तो रेस में, तो आप लोग उसकी नाम का आवाज़ लगाते। ठीक इसी प्रकार से जब ये मुक्केबाजी करती थी, प्रैक्टिस मैच करती थी, तो वहाँ के बच्चे इन्हें देख के खूब खुश होते थे, तालियां बजाते थे, तो इनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता था। वी प्रैक्टिस एट अ बॉक्सिंग जिम वेयर चार्ल्स हैड अरेंज फॉर स्पैरिंग पार्टनर्स फॉर मी। By this stage, I need to be comfortable sparring with anyone. I also mentally calculate my moves according to the opponents I thought I would meet. बाय प्रैक्टिस मतलब इन्होंने एक जिम तैयार कर दिया था, और स्पैरिंग पार्टनर मतलब किसी जैसे वहाँ पे लड़ने के लिए इनके एक पार्टनर्स को भी इनके कोच ने तैयार कर दिया था, ताकि ये उसके साथ मुक्केबाजी करके प्रैक्टिस में अपने को अपने प्रैक्टिस में और सुधार ला सके। चार्ल्स हिमसेल्फ हैड केम टू बी a father figure to me while his techniques and skill has improved me as a boxer tremendously. It is his love that I will always carry in my heart. मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूर देश में आपका कोच आपके साथ है तो वो उनको एक पिता की तरह सम्मान देती हैं, और उन्होंने कहा कि ये सम्मान मैं हमेशा अपने हृदय में रखे रहूँगी। द डेज बिफोर द ओलंपिक्स वर डिवोटेड टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट. Even calls from my family were restricted to keep me free from stress. I spent time in prayer and meditation. तो ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग मुझे पूरी तरह से ट्रेनिंग में वो कर दिया गया था, डिवोटेड मतलब पूरी तरह से उसी में आप घुल मिल जाइए, और आपके फैमिली और फ्रेंड से भी आपको बात, जैसे आप एग्ज़ाम टाइम में किसी से मिलना पसंद नहीं करते, ठीक इसी तरह से इनके कोच ने क्या किया था कि इनके प्रैक्टिस टाइम में सब चीज़ें बंद कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करती थी, और फैमिली और फ्रेंड से बात करना रिस्ट्रिक्टली मना था, मतलब स्ट्रिक्टली मना था। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये प्रैक्टिस और प्रेयर मतलब प्रार्थना में और मेडिटेशन मतलब ध्यान में बिताती थी। माई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लेटे लिफ्टेड माई मोरल बाय मैनी नोट्स व्हेन ही टोल्ड मी दैट आई रिकवरी फास्टर फ्रॉम इंजुरीज दैट एनी एथलेटिक ही केम अक्रॉस। मॉरल मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा आत्मविश्वास जो है, साझेदारी जो तुम्हारा स्तर है, तुम किसी भी इंजरी मतलब किसी भी चोट या किसी भी घाव से आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। मैंने आज तक इतने एथलेटिक को देखा है, मगर उसमें आप सबसे जल्दी
अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। A few days before the women boxing event were to begin, I moved to the Olympic Games village to see the Indian contingent. A day before my first bout, my husband and mother arrived in London. मतलब कुछ दिन पहले वुमेन बॉक्सिंग इवेंट शुरू होने से पहले इंडियन कॉन्टिजेंट का मतलब पहले तो ये अलग से रह रही थी। जब आपका मैच शुरू होना रहता है तो आपको आके अपने कंट्री के लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो लंदन में जब ये पहले शुरुआत में तो गई अपने आप को उस एटमॉस्फियर वातावरण में ढालने के लिए, फिर प्रैक्टिस करती मेडिटेशन। फिर जब ओलंपिक्स खेलने के जैसे जैसे मैच खेलने के दिन नज़दीक आए तो ये फिर जाके ओलंपिक का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे रूम्स मिलते हैं, सारे कंट्रीज़ के लोगों को इकट्ठा रखा जाता है। जैसे इंडिया का है तो इंडिया वाले सारे प्लेयर्स वहाँ पे रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग रहेंगे। तो इसी तरह ये अपने कैंपस में जाती हैं वहाँ रहने के लिए। और जिस दिन इनका इवेंट होता है तो उस दिन इनकी मम्मी और इनके पति वहाँ पर जाते हैं। The very sight of them set my spirit soaring. As I prepared for the fight, I was ready for action. तो very sight of them set my spirit soaring. So set my spirit soaring मतलब लगातार निरंतर आपको उत्साहवर्धन बढ़ाना। तो इसी तरह इनके मैच होने से पहले इनके मम्मी और इनके जो हस्बैंड थे लगातार इनका उत्साहवर्धन कर रहे थे और इनको अपने मैच के लिए तैयार कर रहे थे। आई ऑल्सो कॉल्ड माई फादर, अप्पा प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई हैव टू प्ले टुडे। और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, मुझे आज खेलना है। ही एश्योर्ड मी, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू सन, एंड आई एम कॉन्फिडेंट यू विल नॉट कम बैक एम्प्टी हैंडेड। तो उन्होंने संतावना दी। एश्योर्ड मतलब निश्चिंतता से, जैसे कहते हैं ना कि अरे चलो पक्का है तुम कुछ न कुछ करके आओगी, ठीक इसी तरह से वो उन्हें संतावना देते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगी। माई फर्स्ट बाउट ऑन 5th अगस्त वॉज अगेंस्ट कैरोलिना Michael Zuk of Poland. It was a special day for me, the birthday of my twins. I was convinced that nothing would go wrong. तो इनका जो फर्स्ट बाउट, जब मुक्केबाजी करते हैं, मुक्का मारते हैं तो उसे इंग्लिश में बाउट बोलते हैं। उनका पहला बाउट किसके अगेंस्ट था? पोलैंड की कोरोलिना के साथ 5 अगस्त के दिन। और वो उनके लिए बहुत स्पेशल दिन था क्योंकि उस दिन इनके दोनों जुड़वा बच्चे का जन्मदिन था। और आई वॉज कन्विंस्ड दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग। कन्विंस का मतलब यहाँ पे मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ थी कि कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होने पा रहा होगा। क्वेल माई नर्वस एट द वास्टनेस ऑफ द स्टेज। क्वेल माई नर्वसनेस द वास्टनेस ऑफ द स्टेज मतलब अपने नर्वसनेस को कम करते हुए मैं स्टेज पे गई। दिस वॉज द ओलंपिक आफ्टर ऑल, आई आस्क्ड माई सेल्फ वाई आई नीड टू बी अफ्रेड। मतलब कोई भी मैच खेलने से पहले घबराहट होती है, एक मतलब तरह तरह के ख्याल आते हैं, तो वो अपने आप को काबू में करते हुए कहती हैं कि ये तो ओलंपिक है और फिर मैं क्यों डरूं, वाई आई नीड टू बी अफ्रेड माई ओपोनेंट्स। मैं अपने विपक्ष से क्यों डरूं, मतलब जो मेरा विपक्ष में खेलने वाला मैं उससे क्यों डरूं, क्योंकि उसके भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं। और फिर उन्होंने अपनी दोनों आँखें अर्न like me would have 2 hands, 2 feet and 2 eyes as before every other bout. I repeated my magic mantra, I must win the bout, I must win, I must win. What the silent prayer, विद द साइलेंट प्रेयर आई टर्न टू माई ओपोनेंट। और जब वो स्टेज पे पहुंची तो जैसे एक नर्वसनेस क्रिकेट खेलने से पहले कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, डर भी बना रहता है, तो उस नर्वसनेस को अपने कंट्रोल करते हुए वो कहती हैं कि मैं क्यों डरूं, मेरा ओपोनेंट भी तो ठीक मेरी तरह है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें हैं। और वो फिर प्रे करती है कि मुझे जीतना है, मैं जीतूंगी जीतूंगी। और इस तरह से कह के वो अपने ओपोनेंट की तरफ स्टेज पे मुड़ती हैं, जो रिंग होता है उसमें। शी टर्न आउट टू बी वेरी स्ट्रांग, इट वॉज लाइक हिटिंग ए कॉन्क्रीट वॉल, कॉट एंड वेयर एट अ वन पॉइंट, आई लॉस्ट माई फुटिंग एंड फेल। तो वो जो थी ओपोनेंट इनकी जो विपक्ष थी वो थोड़ी स्ट्रांग थी, और जैसे ही वो मुड़ती हैं तो इनकी तरफ ऐसे मुड़ के मारने लगती हैं, मुक्केबाजी करने लगती हैं जैसे वो किसी दीवार पे मुक्का मार रही हो, और ये अपने आप भार को संभाल नहीं पाती हैं और वो गिर जाती हैं। बट शी लैक टेक्निक, आई यूज स्किल एंड टैक्टिक्स एंड ड्रू अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर टू काउंटर हर अटैक्स। लेकिन मैंने अपने स्किल्स, जो मेरे अंदर स्किल्स होते हैं, जैसे गुण होता है, मैंने अपने पुराने टेक्निक का यूज़ करके फिर उन्हें और
एंड ड्री अपॉन माई एक्सपीरियंस, ड्री अपॉन मैंने अपने एक्सपीरियंस को बाहर निकाला जिस तरह मैं खेलती हूँ। तो वो फिर मुड़ती हैं और इसके पास फिर अटैक पे अटैक देती हैं, और इस तरह से फेस उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर्स के साथ किया था। आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम्प्टाइड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना आई हैड। फ्लंग हुक्स एट हर हेड मतलब कोहनी के द्वारा मोड़ के उसको लगातार मारती जाती हैं, और अपने जितना भी उनके स्टेमिना था, जितनी भी उनके अंदर की स्ट्रॉन्गनेस थी, वो उससे पूरे मजबूती के साथ उनका उससे मुकाबला कर रही थी। आई वन द बाउट डिसवेसली 1904. I declare to the Indian media that this first win was a gift to my son. It was the first hurdle cross. जैसे लोग कहते हैं ना कि जीतने के बाद वो डेडिकेट करते हैं कि ये मैं समर्पण कर रहा हूँ, तो उन्होंने इंडियन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो पहली जीत है मैं अपने बच्चों को समर्पित करती हूँ। During the bouts, I could hear my supporters shouting, "Mary Kom, Mary Kom." It set my adrenaline फ्लोइंग। और जब मैं खेल रही थी, जब मैं उसे मुक्के से कोहनियों के द्वारा मार रही थी और अपने आप का बचाव करते हुए मैंने 19-4 से जीत हासिल की, उस समय मैं अपने आप को सुन सकती थी कि सपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, मैरी कॉम, मैरी कॉम। इट सेट माई एंडरलाइन फ्लोइंग। एंडरलाइन का मतलब होता है कि तंत्रिका क्रिया उत्तेजित। एक तंत्रिका होती है, एक सेल्स होते हैं जो हम लोगों को जब जीत हो जाती है तो एक उत्तेजना जो नहीं होती, वो उत्तेजना उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। आई हैड रीच द सेमीफाइनल, येस आई वॉन्टेड गोल्ड, बट इफ़ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद अ ब्रॉन्ज मेडल लाइक माई फादर हैड प्रेडिक्टेड। आई वुड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, आई वुड नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। तो जब वो सेमीफाइनल में पहुंच गई तो उन्हें लगा कि अगर मैं गोल्ड नहीं तो मैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ तो जीतूंगी, जैसे कि मेरे पिताजी ने संभावना दी है, और मैं खाली हाथ जाने वाली नहीं हूँ। विथ ओनली अ डे ऑफ रेस्ट आई वॉज अगेंस्ट एडम्स ऑन 8 अगेंस्ट। एडम हैव बीटन मी इन द क्वालिफायर। क्वालिफायर राउंड होता है कि इस क्वालिफायर राउंड के बाद फिर वो फाइनल में जाते हैं कि नहीं। शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन मी। तो 8 अगस्त को एडम के साथ उनकी मैच थी जिसमें वो उनसे हार जाती हैं, क्योंकि वो उससे बड़ी भी थी और स्ट्रॉन्गर भी थी। हैविंग वर्क हर वे डाउन फ्रॉम अ हायर वेट कैटेगरी टू फाइट इन द 51 kg क्लास। तो कैटेगरी होता है जैसे 51 किलोग्राम में खेला जाता है, 50 किलोग्राम में, इसी तरह से मतलब हर कैटेगरी को डिवाइड किया जाता है। तो 51 किलोग्राम की कैटेगरी में एडम सबसे मजबूत विपक्षी थी। तो आई न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट, हर रीच वॉज मच बेटर देन माई। मतलब मुझे ये पता था कि उसके पास ये खूबी है, एडवांटेज है कि वो मुझसे बड़ी है, और ही वॉज मच बेटर देन माइन, और वो मेरे खेल से ज़्यादा अच्छी थी। बीइंग द शॉर्टर स्मॉलर बॉक्सर आई डिड मोस्ट ऑफ अटैकिंग, बट ट्राई एज आई माइट आई कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू इट। मतलब मैं छोटे होने के बावजूद मैं अपना भरसक, जैसे कहते हैं ना, अपना पूर्ण प्रयास कर रही थी उन्हें हिट करने के लिए, लेकिन मैं जितना चाहती थी उतना मैं नहीं कर पाई। मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर। मतलब मेंटली तो मैं प्रिपेयर थी, जैसे कहते हैं ना, दिमागी रूप से तो मैं बहुत प्रिपेयर थी, बहुत तैयारी मैंने किया था, अभ्यास किया था, लेकिन शारीरिक रूप से मैं कमज़ोर थी, क्योंकि उस समय इनको थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, इनके पेट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ये फिज़िकली मतलब कमज़ोर पड़ गई। द फर्स्ट बाउट अगेंस्ट कैरोलिना हैड टेकन अ टोल ऑन मी, माई बॉडी फेल्ट टाइट एंड स्टिफ, माई मूवमेंट एंड माई फीट वेर स्लोअर देन एज यूजुअल। और इनकी जो शरीर थी, एपेटाइटिस का इनको प्रॉब्लम हो गई, इनकी शरीर, क्योंकि वहाँ का मौसम इनको सूट नहीं कर रहा था, इनका खान पान जो था वो थोड़ा डावाडोल हो गया। मैं कैरोलिना के टाइम तो ये अच्छे से खेल पाई, लेकिन जब एडम से इनका खेलना हुआ तो ये अपने आप को उस तरह से नहीं पेश कर पाई जिस तरह से ये दिमागी रूप से चाहती थी, क्योंकि इनका जो फिज़िकल हेल्थ था वो उस समय बहुत डाउन हो गया था। और ये मतलब जब अपने आप को पूरा टाइट और शिफ्ट महसूस कर रही थी, मतलब जैसे एक शरीर कड़ी नहीं हो जाती है उस तरह से, और उनके जो पैर के चाल भी थे वो भी कम हो गए थे। जैसे जब आप खेलते हैं मुक्केबाजी, आपने देखा होगा बॉक्सिंग, कितने फास्ट उनके मूवमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से ये मूवमेंट नहीं कर पाए। I fought desperately, but she won 11-6. I was devastated, but I also knew that could not have tried harder, that I had left no stone unturned.
I had given it my best. I had been honest with myself. I could not have done more. तो इन्हें थोड़ी निराशा हुई, डिवास्टेड मतलब निराशा हुई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आई हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आई हैड गिवन माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, पूरा प्रयास किया, लेकिन अब मैं अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदार भी थी, लेकिन आई कुड नॉट हैव डन मोर, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा शरीर जो था उस वक्त मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं कुछ करूं। एज आई लेफ्ट द हॉल द स्पेक्टर्स गेव मी ए स्टैंडिंग ओवेशन। जैसे ही मैं हॉल छोड़ती हूँ, लेकिन वहाँ के लोग स्टैंडिंग ओवेशन मतलब कोई आप अच्छा कार्य करते तो लोग खड़े होकर आपको सम्मान देते हैं, तो स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब खड़े होकर सम्मान करना। आई वॉज हम्बल्ड एंड मूव्ड, मैं बहुत हम्बल मतलब दयालु थी और मैंने वहाँ से मूव किया। आई न्यू दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 बाउंड, और मुझे पता था कि मैं ये 3 मुक्के हमेशा याद करूँगी। बट द कर्टन हैज़ कम डाउन ऑन माई ओलंपिक रन, और कर्टन जो था, इंडिया का कर्टन नीचे आ चुका था। जैसे कि आप देखते हैं जब कोई विजेता जीतता है तो ऑटोमेटिक ओलंपिक का पर्दा नीचे गिरता है, बाजा बजते हैं, फिर उसके बाद झंडा लेके कुछ लोग दौड़ते हैं जो रेस में होते हैं, तो उसी तरह ये भी मतलब जब तक ये ओलंपिक दौड़ लगाती हैं तब तक कर्टन नीचे पर्दा गिर चुका था। आई रियली वॉज सॉरी आफ्टर ऑल द एफर्ट दैट हैड बीन एक्सपांडेड ऑन मी, मतलब मैं बहुत दिल से दुखी थी। सॉरी मतलब मैं निराश थी कि मुझे जो एफर्ट्स मिले थे, जो मुझे जैसे कहते हैं ना सुविधाएं मिली थी जो मेरे ऊपर की गई थी। आई फेल्ट आई ओड द कंट्री मोर देन अ ब्रॉन्ज, लेकिन मुझे लगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। ओड मतलब कर्ज चुकाना, मैंने कर्ज चुकाया अपने देश के लिए, ब्रॉन्ज ही सही। आई कॉल्ड माई फादर एंड ब्रोक डाउन ऑन द फोन, उस समय लेकिन मैं गोल्ड के लिए सोच के आई थी, लेकिन जिस समय मुझे ब्रॉन्ज मिला मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने उसी वक्त अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और मैंने फ़ोन पे कहा, ही वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल देन सेड, लुक माई डॉटर, द गोल्ड इज़ नॉट योर ब्राइट राइट, गॉड गिव यू वॉट यू deserve. I am very happy you got an Olympic medal. Don't be discouraged. There will be other time. Be thankful for what you got. जैसे कि उनके पिताजी ने पहले भी कहा था, अगर गोल्ड नहीं लाती हो तो तुम ब्रॉन्ज मेडल ही लाओगी, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं आओगी। तो इसी तरह जब मैरी कॉम फ़ोन करती हैं तो वो जानते हैं कि इस वक्त वो दुखी है, लेकिन वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोलते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था, तुमने अपना भरसक प्रयास किए, लेकिन गोल्ड तुम्हारा बर्थ राइट नहीं। तुमने एटलीस्ट अपने देश के लिए एक मेडल, ओलंपिक मेडल लाया, और गॉड ने तुम्हें वही दिया जो तुम डिज़र्व करती हो, जो मतलब तुम उसके योग हो। डिज़र्व करना मतलब जिसके योग हो, और मैं बहुत खुश हूँ इससे कि तुमने ओलंपिक मेडल लाया, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या गोल्ड हो, मगर ओलंपिक का नाम तो है। और अपने आप को निराश मत करो, डोंट बी डिस्करेज। अभी नहीं तो फिर कभी हम फिर से गोल्ड के लिए चांस करेंगे। माई कोच चार्ल्स सेकेंडेड दैट ही टोल्ड मी द मीडिया लेटर, आई हैव वॉच द मैच सेवरल टाइम्स एंड आई कैन honestly say that the Mary was better fighter. Adam won because she fought defensively and did not pick a physical fight. Mary played the eventual gold medalist and did not get a scratch on her. तो उनके कहने का मतलब था कि मैंने ये मैच कई बार देखा, रिपीट टेलीकास्ट किया, मगर मुझे लगा कि मैरी ने जब खेल खेला पूरी ईमानदारी से खेला, और एडम जो थी वो अपने शारीरिक रूप को कष्ट न दे के उन्होंने डिफेंसिवली मतलब जैसे हम किसी के बचाव करते हुए खेलते, ठीक उसी तरह से बचाव करते हुए खेला, और मैरी ने भी अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन उसके स्क्रैच नहीं आया। लेकिन दिस वॉज ब्लेम टू माई सोल, मतलब उसे खेलना चाहिए था और अच्छी तरीके से। ये मेरे लिए एक हमेशा के लिए शर्मिंदगी वाली बात रहेगी मेरी आत्मा के लिए। स्टैंडिंग ऑन द पोडियम फॉर द मेडिकल सेरेमनी माई हार्ट वॉज ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग विथ पेन, मतलब पोडियम जो बनाया जाता है तो वहाँ सेरेमनी होती है, जब आप मेडल जीतते हैं तो आपको मेडल दिया जाता है, तो वहाँ पे उनका वो वहाँ खड़ी तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाउ आई अर्न फॉर द गोल्ड एंड फॉर द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड, आई ट्राई टू स्माइल फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी, मतलब वो गोल्ड नहीं लाई, ब्रॉन्ज मेडल लाई, इसका उन्हें दुख था। और वो बीच सभा में जैसे कहते हैं ना कि एक निराशा होती है, लेकिन अंदर से इंसान दुखी होता है, ऊपर से खुश दिखने के लिए वो वहाँ पे पूरे दुनिया को दिखाने के लिए स्माइल कर रही थी, बट कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट आई हैड लेट डाउन माई कंट्री,
और लेकिन मुझे अंदर से ये बहुत असहनीय हो रहा था कि मैंने आज अपने कंट्री को वो चीज़ नहीं दी जो मैं देना चाहती थी। बट आई कंसोल्ड माई सेल्फ थिंकिंग दैट आई विल ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम। कंसोल्ड मतलब मैंने अपने आप को सांत्वना दी कि इस बार नहीं, लेकिन मैं अगली बार ज़रूर गोल्ड मेडल ला के दिखाऊंगी। आई विल ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम। दिस फैक्ट इज़ दैट इट टुक मी डेज टू रियलाइज दैट आई वॉज एन ओलंपिक मेडलिस्ट, एवरी स्पोर्ट्समैन ड्रीम। और ये सत्यता बहुत दिन मुझे महसूस होने में कि मैं ओलंपिक मेडल विजेता हूँ। ये जो हर एक खेल से जितने भी जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका एक सपना होता है ओलंपिक मेडल लाने का। और ये ओलंपिक मेडल मैं ला तो चुकी थी, लेकिन ये मुझे बहुत दिन लगा महसूस करने में कि मैंने ओलंपिक मेडल लाया है। सडनली इट फेल्ट लाइक ऑल द मीडिया अटेंशन वॉज ऑन मी। और अचानक से लगा कि जैसे पूरे रिपोर्टर्स के जो मीडिया जो होती हैं उनका अटेंशन मेरे पे था। इट वॉज मोर देन आई एक्सेप्टेड और इमेजिन। और वो उससे भी ज़्यादा था जिससे ज़्यादा मैंने सोचा या विचारा था या मैंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी। मेरे कल्पना से अत्यधिक वो था। एज आई फ्लू बैक टू इंडिया विथ ऑनर एंड अनु, her husband and mother, I thought of the many times I had walked out leaving my sons behind, holding my chin up. It was worth the sacrifice. So far I was returning with Olympic medal. तो जैसे ही मैं अपने मम्मी और अपने पति के साथ वापस आती हूँ, जैसे ही मैं वापस इंडिया आती हूँ तो मैंने कई बार सोचा कि मैं घर से बाहर गई, अपने बच्चों को छोड़ के गया और मतलब अपने सर को ऊंचा करके मैं वहाँ गई। और जो मैंने सेक्रीफाइस किया, मतलब छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जो त्याग मैंने किया, आज मैंने उसे पूरा किया। आई वॉज रिटर्निंग विद एन ओलंपिक मेडल। मैं एक ओलंपिक मेडल के साथ मैं इंडिया वापस आ रही थी। सम डे माई बॉयज़ विल बी ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड आई होप दैट दे विल बी प्राउड ऑफ मी। तो कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा, उन्हें समझ में आएगा कि मैंने किसके साथ। आई होप मुझे आशा है कि वो मुझे समझेंगे और मेरे प्रति उन्हें गर्व होगा। यानी जैसे प्राउड फीलिंग नहीं होती कि अगर आपके मम्मी पापा या आप ही कुछ करते तो आपके मम्मी पापा को प्राउड होता है कि मेरे बच्चे ने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। ठीक उसी प्रकार से उनको भी लगा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें भी प्राउड फील होगा कि मेरी मम्मी अपने भारत के लिए एक ओलंपिक मेडल लेके आई हैं। तो ये मैरी कॉम की एक छोटी सी आत्मकथा थी। आत्मकथा का नाम तो अनब्रेकेबल है, मगर ये उस किताब का छोटा सा अंश है। और उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल कई मैच प्ले किए थे। तो जो एक मैच था जिनमें उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था, उसकी उन्होंने अपनी जो व्यथा थी या जो महसूस किया था, जो उस समय उनके साथ घटना घटी थी, उसको इन्होंने एक छोटा सा अंश क्लास 8 के लिए चैप्टर में डाला है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग है, ये एक्सरसाइज मैंने फिल कर दिया है आपका। ये आपका नीचे आ गया हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर। आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले आपको हार्ड वर्क करना है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में करना है। आपको फिगर भी बनाना है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।